पड़ा है। हाथ खड़ा कीजिए किसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अच्छे से आता है, हाथ खड़ा कीजिए। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न फॉरेस्ट किए थे जब, तो फिर हमें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के ईस्ट पे क्या है ये तो हमने डिस्कस किया, कॉन्टिनेंट के वेस्ट पे क्या है ये भी तो डिस्कस करना था ना, तो वो मेडिटेरेनियन है। तो चलिए अब उसकी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है कि क्यों विंटर में रेनफॉल होता है। दिस फेनोमेना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, आप इसको ऐसे हवाओं में नहीं उड़ा सकते हो। कुछ चीजें होती हैं ग्लोब के ऊपर जो फेनोमेनाज पूरी तरह तक अभी भी समझे नहीं गए हैं। एक नॉर्मल सी बात बताता हूं आपको मैं। सपोज कीजिए कि हाथ पकड़ाना जरा। देखिए ये ग्लोब है, ठीक है। हमने हम क्या कहते हैं कि ये सारा का सारा ग्लोब एक ही बार में घूमता है ना, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ग्लोब का साइज कैसा है। सेंटर पे इक्वेटर पे बल्ज है, लेकिन पोलवर्ड जाते 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 देखिए शॉर्ट होते जाता है ना। तो मतलब अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो भी आप 24 घंटे में ही वापस सन के सामने एनकाउंटर करेंगे, और अगर आप उसी लॉन्गिट्यूड पे ऊपर पोलर रीजन के क्लोज खड़े हैं तो भी आप दोबारा 24 घंटे में एनकाउंटर करेंगे, है कि नहीं। तो मतलब इक्वेटर पे जो चीज है उसकी वेलोसिटी जो ऊपर पोल के रीजन के क्लोज जो चीज है उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे आपको एरिया कितना कवर करना है, लगभग 40,000 किलोमीटर का। लेकिन पोलवर्ड जाते जाते एरिया डिस्टेंस कम होकर के आ जाएगा 15,000 10,000 किलोमीटर पे। तो इक्वेटर वाली चीज फास्ट दौड़ रही है, ये तो हमें क्लियर हुआ ना, इसमें तो अब कोई शक नहीं ना। सो अब क्या होता है यहां से एक फिनोमेना समझते हैं। सपोज कीजिए आप और आपका फ्रेंड दोनों बाइक पे जा रहे हैं। एक फ्रेंड आपका इक्वेटर पे है और आप 30 डिग्री लेटीट्यूड पे हैं, और दोनों जा रहे हैं इधर, क्योंकि विंड किधर से चलती है, वैसे अर्थ की रोटेशन किधर है, वेस्ट टू ईस्ट ना। तो आप दोनों बाइक पे जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। अब आप दोनों पीछे खड़े हैं बाइक पे और दो बंदे बाइक चला रहे हैं, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, हिलजुल बिल्कुल नहीं हो रही। आप दोनों बॉल कैच कैच कर रहे हो, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, तो बॉल बिल्कुल बढ़िया कैच हो रहा है, सब कुछ ओके हो रहा है। लेकिन क्या हो कि 30 डिग्री लेटीट्यूड से आपने बॉल फेंकी, और जो 0 डिग्री इक्वेटर पे आपके दोस्त की बाइक जो बंदा चला रहा था उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा ली। बॉल यहां गिरनी थी उसके हाथ में, बॉल यहां ना गिर के वो तो आगे निकल गया, तो बॉल तो उसके राइटवर्ड गिरी ना, इस तरफ गिरी ना। ये बात समझ में आई। वो आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे गिरेगी, उसके निकलने के बाद गिरेगी। क्लियर। चलो इसको अब इस तरह से समझते हैं। आप 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हो और आपका फ्रेंड अभी भी इक्वेटर पे ही है। आपने बॉल फेंकी तो वो तो आगे निकल गया, तो बॉल किधर गिरेगी, उसके लेफ्ट, उसके पीछे, है ना। ये बॉल का फंडा फिर अब 30 डिग्री नॉर्थ से करते हैं। बॉल फेंकी वो आगे निकल गया, बॉल उसके पीछे, साउथ से करते हैं। बॉल फेंकी वो आगे निकल गया, बॉल उसके पीछे। ये बॉल का फंडा समझ आया। कोई भी चीजें जो हवाओं पे उड़ती है ना, इन पर एक इफेक्ट लगता है, कोरियोलिस इफेक्ट। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है ना, तो जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट कैसे होती है, एक लाइन आएगी बुक्स में जो आपको तंग करती है, वो क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट होती है टुवार्ड इट्स राइट, टुवार्ड इट्स राइट, इट्स राइट ना, टुवार्ड इट्स राइट, जहां से फेंकी उसके राइट, है ना, वो आगे निकल गया तो राइट ही गिरी बॉल। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में टुवार्ड इट्स लेफ्ट, यहां से फेंकी तो बॉल इधर गिरी ना। फंडा समझ आ गया ना। तो अब होता क्या है, होना ये चाहिए था कि, ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, होना ये चाहिए था कि विंड्स इक्वेटर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट आनी चाहिए थी ना, पर विंड्स ऐसे ना आगे 30 डिग्री से बॉल फेंकी तो बॉल किधर जाएगी, टुवार्ड इट्स राइट। राइट किधर से, जिधर से विंड ओरिजिन हो रही है, विंड के पीछे जाके खड़े हो जाओ, टुवार्ड्स इट्स राइट, तो विंड राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हुई। ओरिजिनली होना ये चाहिए था, पर हो क्या रहा है एक्चुअली, दिस वन। तो दिस वन इज द पोजीशन। चलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं जब ये है ही नहीं तो, ठीक है। साउथ वाली भी बना लेते हैं। इसने किधर जाना, टुवार्ड इट्स लेफ्ट, तो जाना ऐसे था। और जा रही है ऐसे।
ये डिफ्लेक्शन किस फोर्स की वजह से हुआ बच्चों? कोरियोलिस। ये मैं अभी इसलिए कि अब आपको क्लाइमेट में इसका लफड़ा रहेगा ही। यही फंडा समझ आ गया तो बस क्लियर है काम। हमने डायरेक्शन से एस्टेब्लिश कर दी, क्लियर। अब मुद्दा आता है ये यहाँ पे विंड कैसे आई, इधर विंड कैसे आई, है ना। अब सुनो ध्यान से। ये जो अर्थ है, अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं। हवा को किसी भी तरह से अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाना है। अब उसके दो तीन तरीके होंगे। पहला थर्मल रीजन होगा कि सन की लाइट बहुत जबरदस्त रिसीव हुई, हवा हल्की हुई, हल्की होके ऊपर उठ गई। दूसरा रीजन, जहां पे सन की रेज नहीं है इतनी स्ट्रांग, फिर भी हवा ऊपर उठ रही है, क्यों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ घूम रही है तो हवा को ऊपर उठा रही है। एक डायनेमिक रीजन हो गया, एक मैकेनिकल थर्मल रीजन हो गया। चलिए, अब इक्वेटर पे क्या हो रहा है सुनिए। इक्वेटर पे जितनी भी हवा है ना, अब थोड़ी देर के लिए भूलो कि ये हवा ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है ही नहीं, कुछ नहीं। इक्वेटर पे जितनी भी हवा है, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट सारा साल सन चाहे नॉर्थवर्ड जाए या साउथवर्ड जाए, बट एक फिनोमिना तो होता ही रहता है। सन नॉर्थवर्ड जाए या साउथवर्ड जाए, एक फिनोमिना होता है कि नॉर्थवर्ड जाए या साउथवर्ड जाए, आप देख पा रहे हैं इक्वेटर से लाइट कभी नहीं खत्म हो रही। इक्वेटर पे सारा साल 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहती है। माने इक्वेटर को सारा साल ऑलमोस्ट हीट मिलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पर बहुत जबरदस्त हीटिंग इफेक्ट की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। अब जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठी है तो मार कर दीजिए जल्दी। यहां पर जितनी भी हवा थी, सपोज करेंगे आप गर्म हो गई और ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। इसको बोर्ड को ऐसे ग्लोब की तरह ऐसे रख लो, तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठी। अब हवा ऊपर उठ रही है तो ऊपर उठ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी थी, हीट एनर्जी ने इसको एक मोशन दे दिया, तो मोशन की वजह से ऊपर उठ रही है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन एक पॉइंट के पास जाके इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि ये सीधा ही जाए, तो इसकी शक्ति खत्म होगी, तो अब ये साइडें बदलेगी कि अब मैं ऊपर को नहीं जा सकती, अब मैं ऐसे चल सकती हूँ। ऊपर को जाने की ताकत खत्म ना, एक पॉइंट के बाद जाके ऊपर जाने की ताकत नहीं है, तो हद कितनी ताकत बची है कि फ्लैट जा सकती है। तो यहां से ऊपर उठी, एक पॉइंट के बाद जाने के बाद ये डाइवर्ट हुई, कहते अब ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन इतना जाने के बाद अब फ्यूल सारा ही खत्म, कहते अब तो मतलब दम टूट गया, अब गिरेंगी। तो यहाँ पे आके गिरती हैं, 23.5 डिग्री पे गिरती हैं। तो जहां पे हवा गिर रही है वहां पे हाई प्रेशर, जहां से हवा उठ रही है वहां पे लो प्रेशर। और हवा कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड्स क्यों आ रही है इक्वेटर की तरफ? क्लियर हो गया कि गिरने के बाद ये इक्वेटर की तरफ ही तो आएंगी फिर, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर है। क्लियर? सबको क्लियर ये बात? देखो, जब भी कोई ऊपर उठ रही है चीजें, मान लेते हैं, सो द कंसेप्ट इज कि एक पॉइंट जो है, अब यहाँ पर जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, एक पॉइंट के बाद जो इतना मास वहां पर एकुमुलेट हो रखा है, उससे ऊपर अब एनर्जी ही नहीं है आपके पास जाने का, कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास जाने का। और इक्वेटर जो बनी हुई है, ग्लोब जो पूरा बना हुआ है, वहां से जो उठेगा, हवा उठेगी, एक पॉइंट के बाद जाकर के किसी भी चीज को डाइवर्ट होना ही होना है। आप कोई भी चीज को रेज कीजिए, उसको एक पॉइंट के बाद डाइवर्ट होना है। ये हो जाएगा कि एक तरफ क्वांटिटी कम, एक तरफ ज्यादा हो जाएगी, बट डाइवर्जन इज मस्ट। क्योंकि विंड है, विंड में रेगुलर सप्लाई हो रही है इक्वेटर से, तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट द क्वांटिटी, बिकॉज देयर इज नो फिक्स क्वांटिटी ना, देयर इज रेगुलर सप्लाई फ्रॉम द इक्वेटर। तो वो रेगुलर वे में आ ही जा रही है, किधर कम होगी किधर ज्यादा होगी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट देयर इज कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ विंड। सो देयर शुड बी डाइवर्जन ऑफ द विंड, बिकॉज इन एनीथिंग, आप कुछ भी, आप पानी नीचे फेंकिए, डाइवर्ट करेगा। हाँ जी, कोई भी चीज जो है वो डाइवर्ट होगी, ठीक है, उसको डाइवर्ट होना है, क्योंकि उसके पास एनर्जी खत्म होगी ना और ऊपर जाने की। आपका पॉइंट ये नहीं था कि सर ये डाइवर्जन तो था, आपका पॉइंट ये था कि ये दोनों एक तरफ क्यों नहीं आ गई, है ना, दोनों ऑपोजिट क्यों गई, दैट इज द पॉइंट ना। डाइवर्जन वाला तो फैक्टरी मैंने समझा दिया। उसका आंसर ये है कि एक ये तो पेन थे, बट देर इज अ विंड ना, विंड की तो कोई स्पेसिफिक फ्लो होता नहीं, वो जब ऊपर उठी, ऑल इन ऑल ग्लोब की बनतर इस तरह की है कि एक सेल क्रिएट हो जाता है, और जब कोई चीज लूप में आ जाए ना, जैसे पानी की भी लूप बन जाए अगर किसी जगह पे, तो वो फिर लूप में फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे यहां पर उठने के बाद अगर एक फर्स्ट जब भी कभी डाइवर्जन क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद ये लूप बन गया एक प्रॉपर, ठीक है, तो लूप में प्रोसेस चल रहा है, इनको हम हेडले सेल्स कहते हैं। तो देर इज अ सेल फॉर्मेशन। विंड इक्वेटर से उठ रही है, 30 डिग्री पे गिर रही है, 30 डिग्री पे गिर के इक्वेटर पे जा रही है, फिर उठ रही है 30 डिग्री, तो देर इज अ सेल कंप्लीट, इसको हम कन्वेक्टिव सेल कहते हैं। तो ये स्टेब्लिश हो रखा है फिनोमेना
इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। सो उठने के बाद हाई 30 डिग्री, हम इसको 30 डिग्री मान के चलते हैं, दैट इज इजी, ठीक है। 30 डिग्री पे गिरी और गिरने के बाद इक्वेटर पे आई। तो अब जहां पर आकर के ये कन्वर्ज हुई हैं हवाएं, तो यहां पर आकर के कन्वर्ज हो गई, ये दो ट्रॉपिक्स के बीच का जोन है, तो इट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो एक जोन बना है, ये सिंगल लाइन से हम इसे डिनोट करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इट इज अ जोन, ठीक है। एक जोन बिल्डअप होगा वहां पर 0 से 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर, 0 नॉर्थ, 0 to 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, देयर इज अ कंप्लीट जोन। तो जोन बनाना जरूरी था, वरना सारा फिनोमेना अगला कंप्लीट नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा अच्छा, आप ध्यान से, ये पूरे ग्लोब में हो रहा है, ये पूरे ग्लोब में हो रहा है। अब जब मैंने ये बोला कि ये हो रहा है, तो एक चीज और भी तो होगी फिर। अब जब मैंने अभी बोल के हटा हूं हरमनजीत को कि डाइवर्जन इज परमानेंट, मैं नीचे पानी फेंकूंगा वो भी डाइवर्ट करेगा। तो जो विंड इक्वेटर से उठ करके 30 डिग्री पे गिरी थी, वो भी तो गिरने के बाद दो हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा आया इक्वेटर की तरफ, एक हिस्सा किधर जाएगा? ऊपर का लैटिट्यूड 30 डिग्री से और छोटा होगा, तो आप ज्यादा तेज भाग रहे हैं ऊपर वाले से, तो आप जब नीचे से बॉल फेंकेंगे तो वो अभी पहुंचा भी नहीं होगा, आपकी बॉल पहुंच जाएगी, है ना। तो मैंने ओरिजिन की अगर बात करें तो टुवार्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट। पहले हमने यहां पे खड़े होकर ओरिजिन से देखा था तो टुवार्ड्स राइट, अब तो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो टुवार्ड्स राइट। क्योंकि आप बड़े लैटिट्यूड पे, वो छोटे लैटिट्यूड पे, आप तेज बाइक चला रहे हो, वो स्लो, तो आपका बॉल हमेशा उससे आगे ही गिरेगा, तो टुवार्ड्स राइट। तो अब ये विंड एक और बनाते हैं 30 से 60 डिग्री की तरफ, ठीक है। अब इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ये भी पूरे ग्लोब पे ही होती है, ये 30 से 60 डिग्री में फ्लो करती है, ठीक है। ये 30 डिग्री वाले हाई प्रेशर बेल्ट से क्रिएट होने के बाद 60 डिग्री वाले लो प्रेशर बेल्ट की तरफ को जाती है। डन। ये वेस्टर्लीज भी पूरे ग्लोब पे हैं और ये ट्रेड विंड्स भी पूरे ग्लोब पे हैं। क्लियर हो गया जी फिनोमेना? अब क्या होता है, ध्यान से समझना है हमने, कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये वेस्टर्लीज, अब मैंने बोर्ड पे बनाया है तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है, बट हवाएं हैं, एग्जैक्ट सिमेट्री तो फॉलो नहीं करेंगी, तो कुल मिलाकर के आप क्या कह सकते हैं कि लगभग लगभग इस तरह से चलती होंगी। ऑल इन ऑल एक डायरेक्शन जो है वो वेस्ट से आती है, तो जहां से हवा का ओरिजिन, अगर उस वे में हवा काउंट करनी है तो उसका नाम उस पोजीशन पे पड़ता है जहां से ओरिजिन हुई है। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, तो वेस्टर्ली। अगर ये देखना है किधर को जा रही है, तो फिर उस जिधर को जा रही है उधर नाम, माने ईस्टवर्ड, इनका नाम डालोगे ईस्टवर्ड, बट ओरिजिन के बेस पे हवा काउंट होती है, तो दिस इज वेस्टर्ली। अब पूरे ग्लोब पे ये चल रही है, अब होता क्या है उसको समझिए, फिनोमेना को समझिए क्या होता है। देखिए, अब मुझे वो लगा के दीजिए मैप, ये ला के दो हरमनजीत। ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्लियर हो गई सबको, उसका रीजन समझ आ गया ना। अब वो आगे के कंसेप्ट हैं कि 60 डिग्री पे आप बोलेंगे कि सर सनलाइट तो है नहीं, फिर भी लो प्रेशर क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड, नॉट थर्मली इंड्यूस्ड। हाँ, अब क्या होता है, अब हम ध्यान से मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन को देखना शुरू करें, आप देख पाएंगे दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड, look at this is 30 degree latitude, give me the marker, this is 30 degree latitude and this one is 45 degree latitude। तो मेडिटेरेनियन सी किधर आ रहा है? 30 डिग्री लैटिट्यूड से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, ये मेडिटेरेनियन ही है ना, एंड ये अपर टिप भी मेडिटेरेनियन, इतना एक्सपेंस है इसका। डन है जी। और हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से हवाएं मूव करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? अब क्या होता है समर सीजन में, क्या होता है उसको फिनोमेना को समझते हैं, समझिए। समर सीजन के टाइम पर हमारा जो सन है, आपको पता है कि नॉर्थवर्ड मूव करता है ना। समर में सन जर्नी स्टार्ट करते हैं 23 मार्च, 23 मार्च ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 23 अप्रैल, 23 मई, 23 जून, 21 जून ना, यहां पर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थवर्ड माइग्रेट कर गया ना। तो जब सन नॉर्थवर्ड माइग्रेट करता है ना, तो जैसे जैसे सन माइग्रेट करेगा,
वैसे वैसे क्या होगा, एक चीज होगी। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं। अब क्या होता है ना बच्चों कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड का जोन तो मेरे बच्चों वही है मोस्टली, कि वो 30 से 0 के बीच में बहेंगी, या हम कह लें 25 टू 0 के बीच में बहेंगी। अब जैसे जैसे ये नॉर्दर्न मूव करेगा, सन माने सन पहले यहां पर था, अब सन यहां पर आ गया है, तो लो प्रेशर कहां पर क्रिएट हो गया है, ऊपर हायर लैटिट्यूड पे। पहले 0 पे, फिर 10 पे, फिर 15, फिर 20, अभी 25 डिग्री पे लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है। तो जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, ये विंड्स जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ आ रही थी नीचे से, साउथ ईस्ट से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, तो अब ये जो इक्वेटर की तरफ आकर के रुक रही थी, अब ये इक्वेटर पे आकर के क्यों रुके, क्यों, क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ही नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है ना। तो ये अपनी जर्नी यहां से यहां तक की बजाय बढ़ा लेंगी, ऊंची कर लेंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, ऊपर जाने के बाद इनकी डायरेक्शन भी डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवार्ड द ईस्टवर्ड, टुवार्ड्स द ईस्टवर्ड, क्योंकि इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये भी डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, कोई भी विंड है इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कंसेप्ट यहां पर क्या फिनोमिना कर रहे हैं हम, सब ध्यान से मान लीजिए सन की पोजीशन पहले इक्वेटर के क्लोज है, फिर 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री के क्लोज गई। जैसे जैसे सन की पोजीशन नॉर्दर्ड मूव करेगी, वैसे वैसे लो प्रेशर बेल्ट भी तो अपवर्ड मूव करेगा। जैसे जैसे लो प्रेशर बेल्ट अपवर्ड मूव करेगा, वैसे वैसे ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये भी अपवर्ड मूव करेगा। ओके डन। जैसे जैसे ये लो प्रेशर जोन जो है अपवर्ड मूव करेगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि जो ये बेल्ट जिस तरह से कन्वर्जेंस जोन बना रही थी, वैसे ही 30 डिग्री पे भी एक डाइवर्जेंस जोन बन रहा है। ठीक इसी तरह से 60 डिग्री पे भी एक कन्वर्जेंस जोन बन रहा था, क्योंकि जो वेस्टर्लीज जाके 60 डिग्री पे टच कर रही है, ऐसे ही नॉर्थ पोल से भी एक हवाएं आकर के कन्वर्जेंस जोन पे टच कर रही है। आई बात समझ में? जैसे 60 डिग्री की तरफ ये वेस्टर्लीज आ रही है, ऐसे 90 डिग्री से एक ईस्टर्लीज आ रही है, उन्हें पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। तो वो लोग भी वहां पे कन्वर्जेंस जोन बना रही हैं। तो जब इक्वेटर का एक कन्वर्जेंस जोन नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा, उसी तरह से बाकी के सारे कन्वर्जेंस जोन भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो उस चक्कर में होगा क्या कि ये जो वेस्टर्लीज 30 डिग्री से ओरिजिन हो रही थी, ये सीधे सीधे ऊपर मूव कर जाएंगी 40-45 डिग्री पे, और अब इनका ओरिजिन 40-45 डिग्री से होने लग जाएगा। तो ये पूरी तरह से यूरोप के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाएंगी, और मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन जो है डिवाइड हो जाएगा। मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन पे ये अब ऑब्जर्व नहीं होंगी। कौन से सीजन में? समर सीजन में। क्योंकि पहले ये इस तरह से बह रही थी, मैं यहाँ पे मार्कर नहीं लगाऊंगा, आप पेन देखो, पहले ये इस तरह से फ्लो कर रही थी, डन। अब ये इस तरह से फ्लो करेंगी, क्योंकि नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गई है सारी की सारी प्रेशर बेल्ट, और ये जो इसका जोन था वो किसने खा लिया है अब? डाइवर्जेंस जोन वाली बेल्ट ने, क्योंकि वो डाइवर्जेंस जोन वाली बेल्ट पहले 30 डिग्री पे स्टेब्लिश हो रही थी, इसीलिए तो वेस्टर्लीज यहां से क्रिएट हो रही थी। अब वो डाइवर्जेंस जोन वाली बेल्ट कहां पे क्रिएट हो रही है? मेडिटेरेनियन सी पे। तो मेडिटेरेनियन सी में गर्मियों में सूखा पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी हवा नीचे गिरती है वहां नो रेन, जहां पे हवा उठती है ओनली वहां पे रेन हो सकती है। जो जोन ऑफ सब्सिडेंस होता है वहां पे रेन नहीं होती, जो जोन ऑफ असेंडेंस होता है ऊपर उठने वाला, वहां पे रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठेगी तभी तो कंडेंसेशन होगा, और जब कंडेंसेशन होगा तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, तभी तो बारिश होगी। जब हवा नीचे गिरेगी तो कंडेंसेशन कैसे होगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होगा, तो फिर रेनफॉल कैसे होगा? तो होता क्या है कि ये जो 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, जो जोन ऑफ सब्सिडेंस ने कवर किया हुआ है, मतलब कि जहां पर हवाएं आके गिर रही हैं, दैट इज अ जोन ऑफ सब्सिडेंस। तो वहां से ओरिजिन होने के बाद हवा जब गुजरती थी तो ये अटलांटिक ओशियन से मॉइस्चर गेन करती थी, और मेडिटेरेनियन सी से भी मॉइस्चर गेन करती थी, और इन रीजन में जाके बरसात करती थी, इटली, स्पेन, फ्रांस, ये सारे रीजन में। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे ही समर आती है, ये जोन ऑफ सब्सिडेंस शिफ्ट होना ही है, क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ। तो ये जोन ऑफ सब्सिडेंस अब 30 डिग्री पे ना होकर के शिफ्ट हो जाता है लगभग समवेयर 40 डिग्री। तो जब हवाएं अब गिर ही 40 डिग्री पे रही हैं, तो फिर गिरने के बाद जब ऊपर उठेंगी, तो पहली बात मेडिटेरेनियन सी से वो मॉइस्चर गेन करने का स्कोप नहीं, और जो हवाएं अटलांटिक ओशन की तरफ से आ रही हैं मॉइस्चर गेन करके, वो मेडिटेरेनियन की तरफ नहीं आएंगी, वो ऊपर की तरफ जाएंगी, यूके की तरफ और यूरोप की तरफ। तो गर्मियों के मौसम में ये मेडिटेरेनियन रीजन सूखा रहेगा।
लेकिन जैसे ही विंटर्स आएंगी सन साउथवर्ड माइग्रेट करने लगेगा, ये जोन ऑफ सब्सिडेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन 30 और फिर 30 से भी नीचे 20, क्योंकि सन तो पूरा साउथवर्ड चला जाएगा, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इक्वेटर से भी नीचे चली जाएगी। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से ये जो जोन ऑफ सब्सिडेंस है ये 30 से भी नीचे 15 डिग्री पे आ जाएगा। तो बहुत लंबा स्पैन मिल जाएगा वेस्टर्लीज को फ्लो करने का। तो वो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से मेडिटेरेनियन सी से प्रॉपर मॉइस्चर लेकर के रेनफॉल करेंगे इस एरिया में। क्लियर हुई बात? ठीक है, कोई डाउट? ग्लोब में सभी कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड शो करो। ये कैलिफोर्निया का ही रीजन आ जाता है ना, नॉर्थ अमेरिकन का। तो कैलिफोर्निया के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, क्योंकि वेस्टर्लीज का बेल्ट है ना, देखिए वेस्टर्लीज के प्रभाव का बेल्ट है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज दिखाओ। दिस रीजन, ये क्या है? चिले का रीजन है, ठीक है, 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड। अब इधर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की खासियत है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो नीचे तक आ ही नहीं रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ही जाके रुक जा रहा है। तो यहाँ पर फिर उस लेवल पे पाया नहीं जाता, हल्का सा थोड़ा बहुत पाया जाता है बस। अगर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल साउथ रीजन, बिल्कुल साउथ रीजन, साउथ ये टिप है और वो जो साउथ वाला रीजन